जय हिंद मेरे भाई, स्वागत है आपका आज के बायोलॉजी के 20 तगड़े सवाल वाले एक और मॉक टेस्ट में। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हमारा 20 रहने वाला है। आइए इस क्लास को शुरू करते हैं। पहला सवाल है, C4 पौधों में क्रांस एनाटॉमी के संदर्भ में बंडल शीथ कोशिकाओं की मुख्य विशेषता क्या है? चार विकल्प हैं। पतली दीवारें और बड़े अंतरकोशिकीय स्थान, मोटी दीवारें, अंतरकोशिकीय स्थानों का अभाव और बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट। यहाँ पे सी ऑप्शन है छोटे क्लोरोप्लास्ट और अच्छी तरह से विकसित ग्रैना, और डी विकल्प है रंध्रों स्टोमेटा की अधिक संख्या। तो यहाँ पे जब हम लोग बात करते हैं बंडल शीथ सेल्स की, तो इनकी दीवारें मोटी होती हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस का अभाव होता है और बड़ी संख्या में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। इसलिए हमारा इस प्रश्न का विकल्प बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा सवाल हम लोग देख लेते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स को जोड़ने के लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। पहला ऑप्शन है डीएनए पॉलीमरेज थायर्ड, दूसरा ऑप्शन है डीएनए हेलिकेज, सी ऑप्शन है डीएनए लाइगेज एंड डी ऑप्शन है प्राइमेज। तो जब हम लोग बात करते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स की, तो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम लाइगिंग स्ट्रैंड पर देखने को हमको मिलता है, और देखिए इसको जोड़ने का कार्य हमारा डीएनए लाइगेज एंजाइम करता है। सही उत्तर ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आइए चलते हैं साथियों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा की जल संवहनी प्रणाली वाटर वैस्कुलर सिस्टम का मुख्य कार्य क्या होता है? ये जो वाटर वैस्कुलर सिस्टम है ना, ये इकाइनोडर्मेटा का, फाइलम इकाइनोडर्मेटा का एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसका देखिए जो कार्य होता है चलन, लोकोमोशन, भोजन पकड़ना और श्वसन आपका क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए भाई, यहाँ पे देखिए हमने आंसर्स को भी इंक्लूड कर दिया है। जब पीडीएफ आप लोग प्राप्त करेंगे टेलीग्राम चैनल पर, तो आपका एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 4 नंबर का पूछा गया, ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में रूपांतरण किस एंजाइम द्वारा किया जाता है या किस एंजाइम द्वारा होता है? बहुत ही अच्छा सवाल है। ऑप्शन ए देखिए हेक्सोकाइनेज, ऑप्शन बी देखिएगा फास्फोग्लूकोआइसोमरेज, सी ऑप्शन है एल्डोलेज, डी ऑप्शन है एनोलोएज। यहाँ पे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो चेंज होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल एंजाइम का नाम है फास्फोग्लूकोआइसोमरेज। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी है। आइए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन 5 देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। जिम्नोस्पर्म्स जैसे कि पाइनस में परागण पॉलिनेशन मुख्य रूप से किसके द्वारा होता है? तो हमने पढ़ा है कि एनिमोफिली के द्वारा होता है, जिसको विशेष रूप से हम लोग क्या कहते हैं? वायु परागण के नाम से जानते हैं। तो विंड द्वारा होता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, यूकैरियोटिक कोशिकाओं के 80S राइबोसोम की 2 उप इकाइयां सब यूनिट्स कौन कौन सी हैं? यहाँ पे देखिए भाई 50S और 30S ऑप्शन ए में इंक्लूडेड है। ऑप्शन बी में देखिए 60S एंड 40S है। ऑप्शन बी आपका यही क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। तो यूकैरियोटिक कोशिकाओं में आपका 80S राइबोसोम पाया जाता है, और उस राइबोसोम की 2 सब यूनिट्स जो होती हैं, जिसमें लार्जर सब यूनिट आपका 60S है और स्मॉलर सब यूनिट आपका 40S है। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें 80S राइबोसोम की, तो बड़ी उप इकाई मैंने बताया 60S और छोटी उप इकाई आपका 40S से बना होता है, जबकि प्रोकैरियोट्स में देख लीजिए 70S का 50 प्लस 30S होता है। आपका सही उत्तर आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आइए साथियों अगले सवाल को हम लोग देख लेते हैं। रुबिस्को एंजाइम की प्रकृति कैसी होती है? रुबिस्को एंजाइम के बारे में जब हम लोग बात करते हैं, तो ये देखिए कार्बोक्सिलेज की तरह भी कार्य करती है, कार्बोक्सिलेजेस ग्रुप का भी हो सकता है, और ऑक्सीजनेज दोनों का हो सकता है। इसीलिए हम लोग ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। यहाँ पे देखिए रुबिस्को वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की सांद्रता के आधार पर दोनों कार्य कर सकता है। जब यह ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तो प्रकाश श्वसन शुरू हो जाता है, जिसको कि टेक्निकली हम लोग क्या कहते हैं? फोटो रेस्पायरेशन के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, कुफर कोशिकाएं देखिए इस प्रकार से जीआईसी प्री में जो पिछला एग्जाम हुआ था, यूपीपीएससी एलटी ग्रेड एग्जाम जो 2018 का हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए कुफर कोशिकाएं शरीर के किस अंग में पाई जाती हैं? बहुत ही अच्छा सवाल है। तो ऑप्शन सी है यकृत में, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आपको कमेंट करके बताना है कि हिलस सेल्स किस पार्ट में पाया जाता है, ये आपको कमेंट में बताना है।
चलिए, ये देखिए यकृत में, लिवर में पाई जाती हैं। ये मैक्रोफेजेज होती हैं, फाइगोसाइटिक कोशिकाएं होती हैं जो पुराने रक्त कणों और बैक्टीरिया को नष्ट करने का कार्य करती हैं, कुफर कोशिकाएं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, वनस्पति विज्ञान में क्विसेंट सेंटर कहाँ स्थित होता है? बात करें क्विसेंट सेंटर की तो ये भाई रूट एपेक्स में पाया जाता है। करेक्ट उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देख लेते हैं। क्वेश्चन 10 आपके स्क्रीन पर, हार्डी वेनबर्ग सिद्धांत, हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल कब लागू होता है? तो जब जनसंख्या बहुत छोटी हो, जब प्राकृतिक चयन हो रहा हो, जब रैंडम मेटिंग और कोई विकासवादी प्रभाव ना हो, और जब उत्परिवर्तन दर उच्च हो, म्यूटेशन रेट हाई हो। तो ये हार्डी वेनबर्ग प्रिंसिपल तब लागू होगा जब रैंडम मेटिंग हो और कोई विकासवादी प्रभाव ना हो रहा हो। आपका ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन 11 आपके स्क्रीन पर है। देखिए प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, व्यावसायिक रूप से अगार अगार किससे प्राप्त किया जाता है? ए ऑप्शन है स्पाइरोगायरा, बी ऑप्शन है जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया, सी ऑप्शन है क्लेमाइडोमोनास और डी ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स। अगार अगार की जब हम लोग बात करते हैं तो जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया ये एल्गी से उत्पन्न किया जाता है, पाया जाता है। अब देखिए आप ये भी देख लीजिए कि ये रेड एल्गी होती हैं, रोडोफाइसी क्लास की हैं। अगार का प्रयोग प्रयोगशाला में कल्चर माध्यम बनाने में होता है, कल्चर मीडियम को बनाने के लिए किया जाता है। भाई आंसर हमने इंक्लूड कर दिया है जिससे आपको जब पीडीएफ प्राप्त करेंगे तो आसानी रहेगा। देखिए केंचुआ फेरिटिमा पोस्थुमा की आंत में टिफ्लोसोल का कार्य क्या है? बहुत ही अच्छा सवाल है आपका। टिफ्लोसोल का कार्य आपको बताना है। तो मिट्टी को पीसने का कार्य करता है टिफ्लोसोल। क्या अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र को बढ़ा देता है, या फिर रक्त कोशिकाओं का निर्माण करता है, या फिर उत्सर्जन का कार्य करता है? तो जब जब हम बात करते हैं टिफ्लोसोल की तो ये एब्जॉर्प्शन के लिए सरफेस एरिया को बढ़ाने का कार्य करता है। आपका विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन 13 आपके स्क्रीन पर, पादपों में प्रकाश श्वसन फोटो रेस्पायरेशन की प्रक्रिया किस कोशिकांग में शुरू होती है? स्टार्टिंग आपसे पूछा गया है किस कोशिकांग में शुरू होता है, यही आपको बताना है। तो देखिए इस प्रश्न के लिए चार विकल्प है। पहला विकल्प आपका है माइटोकॉन्ड्रिया, दूसरा विकल्प आपका है क्लोरोप्लास्ट, तीसरा विकल्प आपका पराक्सीसोम और चौथा विकल्प आपका है रिक्तिका। तो बात करें माइटोकॉन्ड्रिया की, बात करें क्लोरोप्लास्ट की, बात करें पेरोक्सीसोम की, तो इन तीनों में ही ये फोटो रेस्पायरेशन का कार्य होता है। अब पूछा गया है कि शुरू किस में होता है, तो फोटो रेस्पायरेशन का जो कार्य शुरू होता है भैया वो क्लोरोप्लास्ट में स्टार्ट होता है। आपका ऑप्शन बी इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसकी व्याख्या भी देख लेंगे। यह प्रक्रिया तब शुरू होती है जब क्लोरोप्लास्ट में रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है। ऊपर आपने पढ़ा था कि जब रुबिस्को एंजाइम ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है तब फोटो रेस्पायरेशन होता है। इसमें तीन अंग भाग लेते हैं, जिसमें क्लोरोप्लास्ट आपका इनिशिएटर है, पराक्सीसोम आपका कह लीजिए मीडिएटर है, और माइटोकॉन्ड्रिया कह लीजिए इंड होता है, समाप्त होता है। तो अगर आपसे कभी सीक्वेंस पूछ ले तब आपको सीक्वेंस देखिए इसी प्रकार से बताना है। क्लोरोप्लास्ट, सीपीएम, सीपीएम से आपको याद रखना है। तो जिसमें शुरू होता है क्लोरोप्लास्ट में, अगर पूछे बीच में भाई कौन सा अंग आता है तो आपका पराक्सीसोम, और पूछे खत्म किस में होता है तब आपका माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर 14 नंबर का, किस हार्मोन की कमी से डायबिटीज इंसिपिडियस होता है? डायबिटीज इंसिपिडियस, ऑप्शन ए इंसुलिन, ऑप्शन बी वैसोप्रेसिन, एडीएच जिसको कि हम लोग एंटी डायूरेटिक हार्मोन के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी देखिए ग्लूकेगॉन, और ऑप्शन डी देखिएगा थायरॉक्सिन। अब देखिए बताइए, यहाँ पे इंसुलिन की जब हम लोग बात करते हैं तो इसकी कमी से डायबिटीज मेलिटस होता है। यहाँ पे जब हम लोग वैसोप्रेसिन की बात करते हैं तो ये भाई एडीएच हार्मोन कहलाता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन कहलाता है। इसी की कमी से डायबिटीज इंसिपिडियस रोग हो जाता है। आपका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। अब जब किसी व्यक्ति को डायबिटीज इंसिपिडियस हो जाता है तो उसको अत्यधिक पेशाब लगेगा और अत्यधिक पानी की प्यास लगेगी, यानी प्यास लगेगा, पानी पिएगा और फिर जाके डिस्चार्ज करेगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 15 नंबर का, प्रतिगामी कायांतरण रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस किस जंतु में देखा जाता है? रेट्रोग्रेसिव प्रतिगामी, देखिए आंसर आपको दिख गया होगा, ऑप्शन बी करेक्ट है हाइड्मानिया। भाई अब स्क्रॉल हो गया तो क्या करें, आंसर आपको दिख गया, कोई बात नहीं। हाइड्मानिया देखिए एक यूरोकॉर्डेट का लार्वा, ये जैसे विकसित लक्षणों नोटोकार्ड वाला होता है, लेकिन वयस्क एक स्थान पर स्थिर सेसाइल और सरल संरचना वाला होता है, यानी कि विकास उल्टी दिशा में होता है, जिसको हम लोग कहते हैं रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस।
अगला प्रश्न है 16 नंबर का, लैक ओपेरान रिप्रेसर प्रोटीन को निष्क्रिय करने वाला इंड्यूसर कौन होता है? तो इंड्यूसर कौन होता है, मैंने आपको बताया था कि जब लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट होता है तो वो एक इंड्यूसर का कार्य करता है। आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, लैक्टोज। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर का, साइकस में शुक्राणुओं की विशिष्ट विशेषता क्या होती है? साइकस के स्पर्म्स की स्पेशल क्वालिटी, स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? तो साइकस के स्पर्म छोटे और अचल नॉन मोटाइल होते हैं, या फिर बड़े और बहुपक्षमाप जैसे मल्टीसिलिएटेड या फिर टॉप शेप्ड होते हैं, या फिर अमीबॉइड स्ट्रक्चर होता है, या फिर कशाबिका रहित फ्लैजेला एब्सेंट होता है। जब जब हम बात करेंगे साइकस के स्पर्म्स की तो ये भाई क्या होते हैं, मल्टीसिलिएटेड होते हैं। सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, और बहुपक्षाप कह लीजिए या टॉप शेप्ड कह लीजिए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी आपका हो जाएगा। साइकस के शुक्राणु साइकस के शुक्राणु पादप जगत में सबसे बड़े होते हैं और लट्टू के आकार टॉप शेप्ड के होते हैं, जिन पर हजारों पक्षाभ सिलिया होते हैं। यह एक आदिम लक्षण है ना। चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन 18 आपके स्क्रीन पर, मानव हृदय में बंडल ऑफ हिस किसका नेटवर्क होता है? तो मानव शरीर में बंडल ऑफ हिस ये जो है मसल फाइबर्स का एक नेटवर्क होता है। आपका बिल्कुल ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। प्रीवियस ईयर में ये सारे सवाल पूछे गए हैं और महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न देख लीजिए 19 नंबर का, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा किस दिशा में होता है? तो एक दिशीय होता है, यूनी डायरेक्शनल होता है। अगला प्रश्न हम लोग देख लेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 आप सभी के स्क्रीन पर है। पीसीआर जिसको कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कहा जाता है, इस तकनीक में प्रयुक्त टैग पॉलीमरेज एंजाइम किस जीवाणु से प्राप्त होता है? अगर आपसे पूछे पीसीआर टेक्निक में कौन सा एंजाइम यूज करते हैं, तब आपको टैग पॉलीमरेज बताएंगे। और अगर आपसे पूछे कि पीसीआर टेक्निक में टैग पॉलीमरेज एंजाइम किस बैक्टीरिया से हम लोग निकालते हैं, तो वो एक भाई थर्मोफिलिक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम है थर्मस एक्वेटिकस। ये जल रागी बैक्टीरिया होते हैं और गर्म जल रागी होते हैं ना, गर्म से गर्म पानी इनका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। बात करें थर्मस एक्वेटिकस की तो एक गर्म झरने में पाए जाने वाला जीवाणु है। इसका डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम उच्च तापमान जो पीसीआर में आवश्यक है, पीसीआर में आप लोग जानते हैं अप टू प्लस 90 डिग्री से ऊपर तक का भी तापमान आवश्यक होता है, इस पर भी स्थिर रहता है साथियों। तो आज का 20 तगड़े सवाल में से आपका स्कोर कितना बना कमेंट करके बताइएगा। और अगर आप इस सीरीज से संबंधित कुछ सुझाव या बदलाव चाहते हैं, अगर चाहते हैं प्रश्नों की संख्या बढ़ा दी जाए, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।